नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। पाइथन 5 के बाद तेजस को मिलेगी ASRAAM मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस का अधिग्रहण करने के लिए P2.8B आवंटित किया। रूस ने भारत को अमाटा टैंक के आधार पर नया टैंक विकसित करने की पेशकश की। जम्मू कश्मीर की पुलिस के बेड़े में नया हथियार शामिल हो गया है। 3 ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल को बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। ब्लैक पैंथर कमांड व्हीकल एक बुलेट प्रूफ है, लेकिन इसकी खासियत काफी ज्यादा है। 14 CCTV कैमरे इसमें लगे हैं। साथ साथ PTZ कैमरे इस गाड़ी में लगे हुए हैं, जो रात में भी काम कर सकते हैं। 1/3 किलोमीटर तक ये कैमरे हर एक मोमेंट को पकड़ने की क्षमता रखते हैं और ये गाड़ी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के काम में लाई जाएगी। इस गाड़ी में एक रडार सिस्टम भी लगाया गया है। साथ ही इसके टायर पर अगर गोली भी लगती है तो गाड़ी फिर भी चल सकती है। इस गाड़ी के अंदर पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही इस गाड़ी में जवानों के लिए रहने की सुविधा भी है। 4 से 5 जवान ऑपरेशन के वक्त इस गाड़ी में आराम भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में फर्स्ट एड किट, खाने पीने की हर एक सुविधा भी है। दोस्तों, भारतीय सेना अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही है और ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से सेना ने हाल ही में महू मध्य प्रदेश के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि MTE में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने हाल ही में महू की यात्रा के दौरान इस बारे में सूचना दी है। भारतीय सेना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में 140 से अधिक नियुक्तियां भी की गई हैं और इसे काफी सारी इंडस्ट्री और शिक्षाविदों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त है। यहाँ पर अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर संघर्ष का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए शोध अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था तक तेजी पहुंचाने में मदद करेंगे और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसमें परिवर्तित कर देंगे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने 351 यानी कि 351 सब सिस्टम और कंपोनेंट्स के आयात पर पाबंदी लगा दी है, जिन्हें कि अगले साल दिसंबर में शुरू होने वाली समय सीमा के तहत आयात करने की अनुमति नहीं होगी और पिछले 16 महीनों में मंत्रालय की ओर से जारी की गई ये तीसरी लिस्ट है। देश को सैन्य उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने के मकसद से यह फैसला सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2500 वस्तुओं की एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिनका उत्पादन देश में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से आयात पर बैन वाले साजो सामान में लेजर चेतावनी सेंसर, हाई प्रेशर चेक वाल्व, हाई प्रेशर ग्लोव वाल्व, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, विभिन्न प्रकार के केबल, सॉकेट और ऑसिलेटर भी शामिल है। रूस ने भारत को रूसी अमाटा प्लेटफॉर्म के आधार पर एक नया भारतीय लड़ाकू टैंक विकसित करने की पेशकश की है। इसमें कहा जा रहा है कि एक नए लड़ाकू टैंक के विकास को शुरू करने पर भारतीय सैन्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अमाटा प्लेटफॉर्म और ग्राहकों की तकनीकी पूछताछ के आधार पर बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का विकास किया जाएगा। रूस ने 2022 में T-14 अमाटा टैंक की सीरियल सप्लाई शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लड़ाकू मॉडल मानव रहित और पूरी तरह से रिमोट नियंत्रित होने के साथ इसके चालक दल फ्यूल सेक्शन और युद्ध सामग्री से अलग रह सकते हैं। इसके हथियारों में 125 mm की स्मूथ बोर तोप और 7.62 mm की मशीन गन शामिल है। ये बहुत अच्छा ऑफर रशिया की तरफ से दिया गया है, जिसमें कि वो भारत के साथ मिलकर इसी प्लेटफॉर्म के आधार पर एक नया टैंक विकसित करने की बात कह रहा है। हालांकि इसमें कितनी तकनीक रशिया हमको देगा, ये विचार करने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया के साथ इस ऑफर की तरफ जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलीपींस के बजट विभाग ने सशस्त्र बलों के तटीय आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और कॉम्बैक्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नियोजन अधिग्रहण के लिए लगभग P5 बिलियन की प्रारंभिक धनराशि जारी की है। पिछले साल फिलीपींस के बजट प्रबंधन विभाग के द्वारा P1.3 बिलियन और P1.535 बिलियन के 2 विशेष आवंटन रिलीज ऑर्डर जारी किए गए थे। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है और इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत वो करना चाहता है। फिलीपींस और भारत ने इस साल की शुरुआत में ही ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य भारतीय रक्षा उपकरणों की संभावित खरीद के लिए एक इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मिसाइल प्रणाली जिसका उपयोग तटीय रक्षा और जमीनी हमले के लिए किया जा सकता है, मुख्य रूप से दक्षिण चीनी सागर में चीनी आक्रमण से आने वाले समुद्री क्षेत्र के लिए खतरों का सामना करने के लिए फिलीपींस सैन्य मारक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। यानी कि अब फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की जो खरीद की जाएगी उसका रास्ता आसान हो गया है और उसके लिए फिलीपींस ने एक बजट भी घोषित कर दिया है।
भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अगले साल अपने हथियार क्षमता के लिए उन्नत शॉर्ट रेंज विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAAM मिलेगी। ASRAAM तेजस विमान में जोड़े जाने वाली तीसरी विद इन विजुअल रेंज मिसाइल होगी। इस साल की शुरुआत में इजराइल से हासिल की गई 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण और मंजूरी दी गई थी। तेजस विमान ने 2010 में पहली बार हवा से हवा में मार करने वाली वेम्पेल R-73 मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपने स्टैंडर्ड में मिसाइलों के रूप में इजरायली पाइथन 5 को चुना था। लेकिन इस मिसाइल को इंटीग्रेट करने से पहले फ्लटर इश्यूज का सामना करना पड़ा था जब इसने कैपेटिव उड़ान भरी थी, और इस वजह से तेजस पर इस मिसाइल को प्रमाणित करने में 2 साल की देरी हुई। इस साल की शुरुआत में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और MBD UK ने भारत में उन्नत शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की अंतिम असेंबली, एकीकरण और परीक्षण के लिए एक सुविधा स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है, और वर्ष 2022 और 2023 के बीच ऑपरेशनल भी हो जाएगी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने घरेलू जरूरतों के लिए अपनी भानुर यूनिट में ASRAAM का निर्माण करने और भविष्य में MBDA के माध्यम से निर्यात करने की योजना बनाई है। इंडियन एयरफोर्स ने जागुआर बेड़े के लिए ASRAAM का अधिग्रहण किया था, लेकिन अब इसे अन्य प्रकार पर एक मानक विद इन विजुअल रेंज मिसाइल प्रणाली के रूप में उपयोग करने की योजना है। तेजस में निकट भविष्य में 3 विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी होंगी, जो कि रशिया, इजराइल और ब्रिटिश ओरिजिन की होंगी, और फिर इसके बाद इसमें भारत की अस्त्रा IR मिसाइल जो कि मीडियम रेंज इंटरसेप्शन है, इसके अलावा अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज इंटरसेप्शन के लिए होंगी, और साथ ही इसमें पहले से इजरायली डर्बी BWRAAM लगी हुई है। यानी कि तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए अब उसमें ASRAAM मिसाइल को भी अगले साल तक इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना के चीफ ने कहा कि TEDBF का प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू वर्क को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की निगरानी की जाएगी नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस बेंगलुरु के द्वारा। इंडियन नेवी चीफ ने कहा कि TEDBF अपनी पहली फ्लाइट 2026 में करेगा और इसका प्रोडक्शन वेरिएंट जो रोल आउट होगा वो 2031 में होगा। TEDBF 1.5 टन भारी है फ्रांस के राफेल M विमान से, क्योंकि TEDBF में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म है और इसका हायर टेक ऑफ वेट है एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालन करने के लिए, और TEDBF में 2 F414 इंजन लगाए जाएंगे और इन्हें बाद में 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन से बदला जाएगा, जिसे EMC के लिए बनाया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि TEDBF के डिजाइन को फिर से ऑप्टिमाइज किया जाएगा ताकि इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को लगाया जा सके। भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने तेजस मार्क 2 के कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 के फैब्रिकेशन और टेस्टिंग के लिए इसे तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस मंजूरी के बाद HAL अब इसकी ड्राइंग को जारी करेगा ताकि पहले 2 तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन हो सके, और पहले प्रोटोटाइप का 2022 में रोल आउट होगा और ये अपने लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स पूरा करने के बाद अपनी पहली फ्लाइट 2023 के एंड में करेगा। भारत ने गुपचुप तरीके से अपनी S4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया था पिछले महीने, जो कि अरिहंत क्लास के सबमरीन है और ये 8 वर्टिकल मिसाइल ट्यूब से लैस है, और साथ ही इससे 3500 किलोमीटर की K4 SLBM और 800 किलोमीटर वाली K15 SLBM को लॉन्च किया जा सकता है। और DRDO अब 5000 किलोमीटर रेंज वाली मर्फ क्षमता के साथ K5 SLBM का परीक्षण 2022 में करेगा और इन्हें S4 और S4 स्टार न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन में लगाया जाएगा। इसके अलावा DRDO को अप्रूवल मिल चुका है 8000 किलोमीटर वाली मर्फ क्षमता वाली K6 SLBM का निर्माण करने के लिए, जिसे कि 13500 टन वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में लगाया जाएगा। पाकिस्तान अब चॉपर से दागे जाने वाली चीनी CM501GA एंटीशिप मिसाइल खरीद रहा है और इसका लक्ष्य है भारतीय युद्धपोत। CM501GA यह मिसाइल एक हल्के संस्करण वाली है जो जमीन पर हमला करने के साथ साथ जहाज रोधी भी है। चाइना एयरस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। हल्का संस्करण होने के कारण इसे हार्बिन जेट 9 हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया जा सकता है, जो पाकिस्तानी नौसेना के पास है, और यह हेलीकॉप्टर चाइना के पास भी है। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि मिसाइलें कोलकाता और विगास श्रेणी के डिस्ट्रॉयर और स्टेल्थ फ्रिगेट जैसे भारतीय युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने युद्धपोत के लिए LY-70 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए चीन से बातचीत करा है। चाइना ने अब अंतरिक्ष में एक महाशक्तिशाली सैटेलाइट तैनात कर लिया है। चीन का यह अत्याधुनिक सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शक्तिशाली कैमरों से लैस है। बीजिंग 3 नाम का यह व्यावसायिक सैटेलाइट 1 टन वजनी है और किसी देश में सड़क पर जा रहे सेना के वाहनों और उस पर लदे हथियारों को मात्र कुछ सेकंड में पहचान सकता है। चीन के इस जासूसी सैटेलाइट से भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आक्रामकता का सामना कर रही है। रिसर्चर्स ने बताया कि चीन ने इस सैटेलाइट को जून में लॉन्च किया था
और उसने हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के इस इलाके को स्कैन किया था। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर सैटेलाइट जो धरती की जांच करते हैं उनका तस्वीर खींचते समय स्थिर रहना जरूरी होता है, नहीं तो तस्वीरें खराब आती हैं। लेकिन इसके विपरीत 16 जून को चीनी सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर से गुजरते समय अपने कैमरे की दिशा को सफलतापूर्वक मोड़ने में सफल रहा। इस बदलाव की वजह से चीनी सैटेलाइट धरती के इतने बड़े हिस्से को कैप्चर कर सकता है जिससे अब तक कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता था। चीनी सैटेलाइट ने करीबन 500 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर ली थी और इसका रेजोल्यूशन 50 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल था। उस समय सैटेलाइट की बॉडी 10 डिग्री प्रति सेकंड की दर से घूम रही थी। इतनी स्पीड पहले किसी सैटेलाइट में नहीं देखी गई थी। चाइना ने दावा किया है कि बीजिंग 3 सैटेलाइट धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट हो सकता है। रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि चीन इस तकनीक का खुलकर इस्तेमाल अपनी सेना के लिए करेगा। इसके अलावा चीन की बीजिंग 3 सैटेलाइट का रेस्पॉन्स टाइम अमेरिका के वर्ल्ड व्यू 4 सैटेलाइट से 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों अब देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।